सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो हमने स्टार्ट किया था बाटा सिस्टम। व्हाट इज बाटा सिस्टम हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, जैसे कि मंडे मॉर्निंग है और आपको 3 दिन का अच्छा बड़ा गैप हो गया है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। व्हाट इज बाटा सिस्टम? अ बाटा सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। द सिस्टम हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एंड along with this money was invented। तो बाटा सिस्टम कुछ भी नहीं है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गुड्स एक्सचेंज करना, अपनी नीड उनसे लेना और उनकी नीड अपन ने देना, ठीक है। और पीपल एक्सचेंज सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। सिंपल। तो क्या करते थे लोग एक्सचेंज करते थे क्या? सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। यस, तो एक दूसरे को सर्विसेज एक्सचेंज करते थे। टुडे बार्टरिंग हैज मेड अ कमबैक यूजिंग टेक्निक्स दैट आर मोर सोफिस्टिकेटेड। यस, आज भी कुछ जगह पे वर्ल्ड के कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगह पे, स्पेशली इन अफ्रीका, कैलिफोर्निया, वी कैन सी कुछ एकदम लो लेवल के लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो आज ये सिस्टम यूज करते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स दिस सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन पीपल इन सेम एरिया। हाउएवर टुडे बार्टरिंग इज ग्लोबल। Now we will see problems। हमने देखा था कि what are the problems of या difficulties in barter system। पहला था problem of double coincidence of wants। double coincidence of wants मतलब कि क्या? The problem of double coincidence of wants was the biggest problem, as Mr. A has a cloth and Mr. B has a rice, but he does not want cloth in exchange, hence there will be no trade between A and B। Simple। एक के पास कोई चीज है, दूसरे के पास एक कोई चीज है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ है और राइस है। मेरे पास क्लॉथ है, दूसरे के पास राइस है। मैं राइस लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि वो मेरी नीड है, बट वो क्लॉथ लेने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि क्लॉथ उसकी नीड नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? ट्रेड इनकम्प्लीट बन जाएगा, नहीं होगा। पहला। सेकंड है लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। पहले कोई किलोग्राम्स, ग्राम्स, लीटर्स ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं था, तो बहुत डिफिकल्ट था कोई गुड्स को कैसे मेजर करे या कैसे compete करे। While exchanging goods and services, there was a standard unit of measure to determine value of commodities, like to compare 2 liters of milk with 2 kgs of rice। समझ में आ रहा है? तो दोनों में भी कुछ ना कुछ क्या था? प्रॉब्लम था। तो पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेकंड प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम हम देखेंगे, जैसे कि अभी आने वाला है। थर्ड प्रॉब्लम डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस नहीं थे। पेरिशेबल गुड्स के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता था। कौन सा होता है पेरिशेबल गुड्स? वेजिटेबल, एग्स, फिश, मीट, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? पेरिशेबल गुड्स है। इसको कहाँ पे रखना और कितने दिन तक रखना, ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और फिर इसका एक्सचेंज इम्पॉसिबल हो जाता था। नेक्स्ट इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। इनडिविजिबल मतलब कि क्या? इनडिविजिबल मतलब टू डिवाइड द गुड्स, ठीक है, टू डिवाइड द गुड्स। तो बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने 1/2 बैग ऑफ राइस या व्हीट या दाल दिया, बट सामने वाला मुझे रिटर्न में एक एक्स दे रहा है। एक्स मतलब क्या होता है? हथौड़ा। बट वो पूरा आधा हथौड़ा देगा क्या? नहीं, उसको तो पूरा हथौड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स, ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है? सबसे पहले है ना पॉइंट्स लिख लेने हैं। पहला क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। सेकंड क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, डिफिकल्टी इन स्टोरेज। नेक्स्ट इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। यस, कुछ गुड्स डिविजिबल नहीं हो पाते थे। फिफ्थ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स। यस, देयर वाज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम टू मेक अ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट की फ्यूचर में पेमेंट, अगर देयर वाज मतलब कि अगर कोई चीज है जो फ्यूचर में हमको पेमेंट करना है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था गाइस। उसको बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। तो आपको क्या करना है गाइस कि ये पूरे डिफिकल्टीज का एक चार्ट बनाना है, ठीक है। और वो चार्ट बनाकर आपको अगर कोई डिफिकल्टी में प्रॉब्लम है तो आपको बताना है। गाइस अभी मैं आपको आगे पढ़ाने से पहले ये बताऊंगी कि आने वाले मंडे या ट्यूसडे को, ठीक है, हमारी टेस्ट रहेगी। मैं आपको मैसेज करूंगी और वो टेस्ट कैसे लिखना है पहले मैं ये बताऊंगी। गाइस टेस्ट आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले तो आपका नाम होना जरूरी है टेस्ट पेपर पे, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा टेस्ट, कौन से चैप्टर पे टेस्ट है वो लिखना आपने जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डेट लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी टेस्ट आपकी ऑनलाइन ही होने वाली है, तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं? आपको क्या है, एक दिन पहले या 5-6 दिन पहले मैं आपको 2-3 दिन पहले मैं आपको बता दूंगी कि आपका टेस्ट कब रहेगा।
कौन से टाइम पर रहेगा, ठीक है। उसके 15 मिनट पहले जिस टाइम पर, फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि शाम में 4 बजे रहेगा, तो 4 बजे मैं आपको 10-15 मिनट पहले मैं आपको इंटीमेट करूंगी कि गेट रेडी फॉर टेस्ट, ठीक है। अब लिखना कैसा है, आपने ये लिख लिया, आपको पेपर निकालना है, मिडल ऑफ द पेज निकालना है, उसमें लिखना शुरू करना है। याद रखना जो भी क्वेश्चंस मैं आपको पूछ रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर वो 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन है और मैंने आपको पूछा कि राइट एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री बताओ, तो पहले इकोनॉमिक्स क्या है ये बताओ आप, पहले सबसे पहले मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, पहला पॉइंट। अभी जो भी आप लिखोगे हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स के, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, मतलब ये पहला पॉइंट है, फिर ये सेकेंड पॉइंट है, फिर ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है। मैं पैराग्राफ्स को बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देने वाली हूँ, और ना ही कोई देता है, ना आरबीआई देता है, ना कोई देता है, तो पैराग्राफ्स को आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको डिफिकल्टीज जब आप जो भी लिखोगे उसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप प्लीज पूछो, पहले ही पूछ लो, बट आपको पैराग्राफ को मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। अभी कितना लिखना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 10 to 11 पॉइंट्स लिखने हैं। हिस्ट्री में देखो, पहले आप इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, फिर हिस्ट्री में आप क्या लिखोगे कि बाबा सबसे पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है, फिर उसके बाद कौन है, थर्ड पॉइंट आप बताओगे हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, उन्होंने इकोनॉमिक्स फोर्थ पॉइंट कितना कब दिखाया, कब हुआ, उनके रिलेटेड इकोनॉमिक्स क्या है, फिर उसके बाद क्या चेंजेस हुए इकोनॉमिक्स में, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या चेंजेस लाया इकोनॉमिक्स में, फिर वेल्थ एंड वेलफेयर के बारे में बताया, कब बताया, ठीक है। फिर 6 पॉइंट बन जाता है आपका कि फिर उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल के बाद लिनियल रॉबिन्स ने बताया, लिनियल रॉबिन्स ने ये बताया कि इट इज रिलेटेड टू स्कैरसिटी, फिर स्कैरसिटी से रिलेटेड जो डेफिनेशन दिया है वो, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय होम रैगनर फ्रेंच इन द ईयर 1932 इनटू माइक्रो एंड मैक्रो, फिर माइक्रो क्या होता है वो लिखना है, फिर मैक्रो क्या होता है वो लिखना है। तो डेफिनेटली आपके देखो 10 पॉइंट्स मैंने हाथ पे ही बता दिए कि कैसे लिखना है, तो आपको डिटेल लिखना है गाइस, आप शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते हो। और कोई भी थ्योरेटिकल पेपर हो, जैसे कि मेरा पेपर हो, ओसीएल का पेपर हो, यू कैन नॉट यूज शॉर्टकट्स, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये पहला है, और सेकेंड आपका है कि आपने ये लिख लिया आपने। अभी हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मनी, हमने देखा था कि सबसे पहले एनिमल मनी यूज होता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज काउ, बफेलो, गोट, ठीक है। सो इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड एनिमल मनी वाज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लाइक शिप, गोट, शिप मतलब कि अगर आप देखोगे कि ये बहुत ज्यादा है ना पहाड़ी एरिया में दिखती है शिप, एक तरफ की गोट होती है बट वो एकदम हैवी डेंसली उसके इस पे बाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गोट, गोट मतलब कि बकरी, बट ड्यू टू इंडिविजिबल नेचर कमोडिटी मनी केम इनटू एक्सिस्टेंस, फिर होता है कमोडिटी मनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ ये, ठीक है। अब होता है मेटालिक कॉइन्स, मेटालिक कॉइन्स क्या है, मेटालिक कॉइन्स आर नथिंग बट इन एशियन टाइम्स द रूलर्स वे यूजिंग मेटालिक कॉइन्स, मतलब कि गोल्ड एंड सिल्वर, उनके पास है ना ऐसा बहुत बड़ा एक बार होता था गोल्ड का या सिल्वर का या कॉपर का या एल्यूमिनियम का या स्टील का, वो क्या करते वो बार को है ना ऐसे है ना टुकड़े करके है ना उसके ऊपर है ना एक छापा डालते थे और बोलते थे कि 1 आना, 2 आना, 3 आना। अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी है ऋतिक रोशन की, तो उसमें ना एक जगह पर है ना ऋतिक रोशन जाता है और वो मार्केट का सिनेरियो देखता है, उसको स्टडी करना रहता है कि मार्केट का क्या हाल है। तो वो जब खरीदने जाता है तो वो गेहूं को हाथ लगाता है और वो देखता है कि बाबा ये गेहूं कितने का पूछता है, तो वो बोलता है 1 आना, मतलब कि 1 कॉपर कॉइन देना पड़ेगा, या फिर वो टाइम पर वो जो टोकन कॉइन्स चलते थे हमारे कंट्री में, हमें वो देना पड़ता था, वो बोलता था 2 आना, 3 आना, मतलब कि एक तरह से 1 रुपी, 2 रुपीज, 3 रुपीज, ये होते हैं मेटालिक कॉइन्स। इन एशियन टाइम रूलर्स यूज मेटालिक कॉइन्स एंड अफिक्स देयर सेल्स ऑन देम। विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉनेटरी सिस्टम वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट authorities with the view to get uniformity and legal status, with the view to get uniformity and legal status। सिंपल कि क्यों किया गया, क्योंकि ताकि लोगों के पास एक सिंपल एक सेम यूनिफॉर्म करेंसी हो, सेम यूनिफॉर्म मतलब कि सेम करेंसी हो, समझ में आ रहा है, और एक्सचेंज करने के लिए आसान हो, मतलब वो करेंसी से हम किधर भी जाए हमारे कंट्री के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वहां पर ये एक्सेप्ट किया जाए,
ठीक है। तो पहला इसमें आता है स्टैंडर्ड और फुल बॉर्डेड कॉइन्स। स्टैंडर्ड और फुल बॉर्डेड कॉइन्स आर दोस विच हैव फेस वैल्यू एंड इट्स इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो उसकी कुछ फेस वैल्यू होंगी या फिर उसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कि उसकी कुछ फेस वैल्यू मीन्स वैल्यू यू फिक्स बाय इशूइंग अथॉरिटीज, मतलब कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक आना ही है, ये एक दो आना ही है, ठीक है। और इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब वैल्यू इन एक्सचेंज, कि वो टाइम पर हमको कितना एक्सचेंज हमको हमारे हिसाब से देना है, उसको बोला जाता था इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर यूज किया जाता था स्टैंडर्ड और फुल बॉर्डेड कॉइन्स विच वे मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये यूज किया जाता था कंट्रीज लाइक ब्रिटिश, कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, ये यहाँ पर यूज किया जाता था। हमारे कंट्री में टोकन कॉइन्स यूज किया जाता था। टोकन कॉइन्स क्या है हम डिटेल में नेक्स्ट ट्यूसडे के लेक्चर में, और पूरा इवोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे ट्यूसडे के लेक्चर में काफी अच्छे से। थैंक यू वेरी मच गाइस, इसके आगे का हम कल देखेंगे।